गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग अभी तक जो देख रहे थे टॉपिक इस चैप्टर में क्या क्या देखे अभी तक, तो अभी तक हम लोग देखे रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकार देखे, इसके अलावा प्रतिक्रिया के अनुक्ता को देखे, प्रतिक्रिया का दर देखे। अब उसी सबसे आगे माने उसी से रिलेटेड आगे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं, प्रतिक्रिया के दर से रिलेटेड। तो आगे हेडिंग देते हैं हम लोग वेग नियम या रेट लॉ। ठीक है, तो पहले वेग नियम देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर जाके हम लोग देखेंगे प्रतिक्रिया की कोटि। रेट लॉ। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर उसमें उपस्थित प्रतिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल का समानुपाती होता है। इसे वेग नियम कहा जाता है। वेग नियम कहा जाता है। रेट ऑफ any chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactants. It is called rate law. कि कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया का जो दर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो गुणनफल होगा उसका समानुपाती होगा। इसे कहते हैं रेट लॉ। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल फॉर दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, N1A प्लस N2B इक्वल टू इधर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए फ्रॉम रेट लॉ, जब रेट लॉ लगाते हैं तब क्या होने वाला है, तो रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा
ए का मोलर सांद्रण टू द पावर n1, बी का मोलर सांद्रण n2। इसलिए फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू ए टू द पावर n1 एंड b टू द पावर n2। where k क्या है, तो रेट कांस्टेंट है अथवा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। विशिष्ट वेग स्थिरांक n1 है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, n2 है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो ए के मोल की संख्या और बी के मोल की संख्या n1 और n2 है। तो इस प्रकार से जाकर के जो है ये हुआ वेग नियम। फिर से एक बार देख लें कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर उसमें उपस्थित प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको कहते हैं वेग नियम। अर्थात यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती हो गया प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल। अब यहां पर ये रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट बन रहा है n1 n2 इसके मोल की संख्या है। A का मोल की संख्या n1 है, B के मोल की संख्या क्या है, n2 है। अब यहां पर रेट लॉ से जो हम लोग रेट लॉ पढ़े उसके अनुसार से रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा A का मोलर सांद्रण B का मोलर सांद्रण, जो भी मोल की संख्या है वो पावर के रूप में चला जाएगा n1, इधर हमारा क्या हो गया n2। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लाएंगे, तो कांस्टेंट यहां पर क्या लाए, k लाए। तो k इंटू ए टू दी पावर n1 है, अब b का मोलर कांस्टेंट टू पावर n2 है। जहां k क्या है, रेट कांस्टेंट मतलब वेग स्थिरांक या जाके विशिष्ट वेग स्थिरांक, और n1 n2 तो लिखा ही चुके कि n1 क्या है, a का मोल की संख्या, और n2 क्या है, b के मोल की संख्या। तो ये था रेट लॉ। इस प्रकार से हम लोग रेट लॉ को देख लिए। इसको लिख लीजिए। हो गया, चलिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
प्रतिक्रिया की कोटि या क्रम प्रतिक्रिया की कोटि या क्रम। तो प्रतिक्रिया की कोटि या क्रम किसको कहते हैं, इसको देखिए। कहता है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के घात या पावर के कुल योग को उस प्रतिक्रिया का कोटि कहा जाता है। उस प्रतिक्रिया का कोटि कहा जाता है, मतलब कौन, तो कहते हैं अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होगा प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के घात का कुल योग तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का जो दर को प्रभावित करने वाला प्रतिकारक होगा उसके मोलर सांद्रण का जो घात, मोलर सांद्रण पर जो पावर था, जो घात था, जो जस्ट अभी हम लोग पीछे वाला टॉपिक में देखे N1 और N2 जो पावर के रूप में था, उसी पावर का जो योग होगा उस योग को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाएगा। जो भी रिएक्शन होगा, बस ध्यान रखना है कि कौन सा प्रतिकारक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है और कौन नहीं करता है। तो नहीं करता वाला कोई, हम पहले भी बोले कि नहीं करता वाले को याद रखेंगे ज्यादा। तो 3 चीज तो बताए थे कि ठोस पदार्थ प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि उसका मोलर सांद्रण 1 होता है। घोलक का मोलर सांद्रण भी प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करेगा। और तीसरा बात बताए थे कि किसी भी प्रतिक्रिया में जाकर के जो है कि हमको, यदि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अर्थात जाकर के जो है कि वो रिएक्शन जाकर के जो मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो उसका भी जो प्रतिकारक होगा उसका मोलर सांद्रण भी प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वैसे पदार्थ जो है प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जो प्रभावित करता है उसको लेके चलेंगे और वही प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित जब करेगा तो उसी का जो है हमको पावर लेंगे और पावर का योग करेंगे तो जो भी निकलेगा वो प्रतिक्रिया की कोटि ज्ञात होगा। लिख लिया हुआ इतना देर, आगे बढ़ते हैं इसको। चलो, फॉर दिस रिएक्शन
पैटर्न तैयार कर लें अलग अलग कंडीशन में कि एक रिएक्शन है, मान लीजिए Ma प्लस Nb इक्वल टू प्रोडक्ट है, वेयर M क्या है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A, N क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ B। नंबर ऑफ मोल ऑफ A है और नंबर ऑफ मोल ऑफ B है। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A टू दी पावर M इंटू B टू दी पावर N फ्रॉम रेट लॉ। जो रेट लॉ है उसके सहायता से हम लोग ये प्राप्त कर लिए, जो पीछे भी जस्ट देख चुके हैं। रेट लॉ जो देखे थे वेग नियम, उसी वेग नियम से ये चीज प्राप्त हुआ। वेयर K क्या है तो K है रेट कांस्टेंट, जो अभी तुरंत देखे थे थोड़ा देर पहले। तो K रेट कांस्टेंट है, A तो जान ही रहे कि A रिएक्टेंट है, B भी क्या है रिएक्टेंट है, उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन वहां पर, उस पर पावर M है, N है, सब कुछ है क्लियर कट एकदम। अब यहां पर जाकर के जो भी कहता है केस 1, यदि प्रतिक्रिया का दर A तथा B दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तब A के सापेक्ष कोटि बराबर M और B के सापेक्ष कोटि जो है बराबर N। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अभी जस्ट बताए कि जो प्रभावित करेगा सिर्फ उसका पावर लेंगे, तो दोनों प्रभावित कर रहा है, ये भी प्रभावित ये भी प्रभावित कर रहा है, दोनों कर रहा है, इसलिए इसका M प्लस N। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की कोटि। कब? जब A और B दोनों के द्वारा प्रभावित हो रहा है प्रतिक्रिया का दर, तब। यदि दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा तो कुछ और चेंजिंग होगा, लेकिन तत्कालिक हम यहां पर देखें कि यदि दोनों के द्वारा प्रभावित हो रहा है प्रतिक्रिया के दर को, दोनों प्रभावित कर रहा है, A और B दोनों प्रभावित कर रहा है, दोनों उस पर असर डालेगा। A का मान बढ़ेगा, B का मान बढ़ेगा तो उसका कुछ चेंजिंग होगा रेट, A का मान घटेगा, B का मान घटेगा तो रेट चेंजिंग होगा। मतलब दोनों का में से किसी को एक ठो भी हटाएंगे तो रेट चेंजिंग होने लगेगा। तो वैसे कंडीशन में तब दोनों का जो पावर है, उस पावर का जो योग होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक केस हम लोग देख लिए, यहां पर लिख लिया। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इतना लेट लगा रहा है। अब केस 2, केस 3 और केस 4 सबको देखते हैं एक तरफ से। केस 2, यदि प्रतिक्रिया का दर सिर्फ A के द्वारा प्रभावित होता है
परंतु बी के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तब ए के सापेक्ष कोटि बराबर m और b के सापेक्ष कोटि बराबर 0। जब प्रभावित नहीं कर रहा तो उसके सापेक्ष कोटि क्या हो गया? 0। तो वैसे कंडीशन में इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर m प्लस 0 इक्वल टू m। केस 3, यदि प्रतिक्रिया का दर सिर्फ B के द्वारा प्रभावित होता है, परंतु A प्रभावित नहीं करता है, तब A के सापेक्ष कोटि बराबर 0 और B के सापेक्ष कोटि बराबर n। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा 0 प्लस n बराबर n। पहला वाला में इसमें था, फर्स्ट वाला केस में था, दोनों प्रभावित कर रहा था तो m और n दोनों लिए थे। सेकंड वाला में A प्रभावित करता है, B प्रभावित नहीं करता है, तो A का कोटि जो पावर था m वो कोटि हो जाएगा, B का पावर जो n था वो कोटि के रूप में नहीं आएगा, वो उसके सापेक्ष में कोटि हो जाएगा 0। तो दोनों को जोड़ दिए तो हमको m निकला। इसमें जो है प्रतिक्रिया का दर सिर्फ B के द्वारा प्रभावित हो रहा है, A के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो A के सापेक्ष हो गया 0, अब B के सापेक्ष हो गया n और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 0 प्लस n इक्वल टू n। ठीक है, मतलब कोई जो प्रभावित करेगा सिर्फ उसका मोलर सांद्रण का जो पावर है वही पावर लेके चलेंगे और उसी के आधार पर कोटि का निर्धारण हम लोग करेंगे। लेकिन जो प्रभावित करेगा, जो नहीं करेगा, उसके सापेक्ष में हमेशा क्या लेंगे? हम लोग 0 लेंगे। अब केस 4 एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। यदि प्रतिक्रिया का दर A तथा B दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तब A के सापेक्ष कोटि बराबर 0, B के सापेक्ष कोटि बराबर 0। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का जो कोटि होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब प्रतिकारक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित पूरे नहीं कर रहा है, कोई भी एक प्रतिकारक ना A कर रहा है ना B कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसके सापेक्ष में कोटि दोनों के सापेक्ष में 0 हो गया और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 0। तो ये था प्रतिक्रिया के कोटि किसे कहते हैं, तो परिभाषा दे देंगे।
और ये चारों केस दे करके हम आराम से समझाएंगे कि हाँ देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं कि कौन प्रतिक्रिया कोटि कहाँ पर किसको किसको प्रभावित कर रहा है और किसको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? लिखा हो, जल्दी करो जल्दी करो, तुम ही लोग के कारण लेट होता है। हो गया? चलिए तो हम लोग इस प्रकार से समझे प्रतिक्रिया की कोटि क्या है। एक बार और जनरल रूप में समझा दें। एकदम घरेलू भाषा में, बिहारी भाषा में कहिए, ठेठ बिहारी भाषा में, कि जैसे मान लीजिए घर में जितने भी कारोबार हो रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रत्येक परिवार में टोटल आदमी कामकाजी नहीं होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब आदमी कामकाजी ही हो। कुछ लोग कामकाजी होते हैं ज़्यादा, जो घर द्वार को संभालते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाले हों, किसान हों, चाहे वो दुकानदार हों, मतलब कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उसके ऊपर पूरा घर का जिम्मेवारी है। बाकी दूसरा मेंबर जो है, जो जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो रहे घर में अथवा नहीं रहे। तो जो कमाने वाला है, यदि वो घर में आज नहीं आया है, नहीं रहा घर में, कहीं चला गया, लगन उगन का टाइम है, कहीं शादी विवाह में निमंत्रण में चला गया, तो काम तो रुक जाएगा। तो उसके नहीं रहने से काम तो रुकेगा, तो इसका मतलब वो प्रभाव डाल रहा है, काम रुक गया, तो कोटि उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो नहीं कामकाजी है, जो दिन भर बैठ के ताश उस खेलते रहता है, इधर उधर सिर्फ अनाज का दुश्मन बना हुआ है, तो उसके सापेक्ष में कोटि क्या हो जाएगा? जीरो, अर्थात उस पर जाके निर्भर नहीं करेगा। तो इसलिए जाकर के जो है कि उसके सापेक्ष में जीरो रहेगा, और जिसके जो कि कामकाजी है उसके सापेक्ष में जो भी उसका पावर होगा, जितना भी पावर, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना भी काम करता होगा, वही पावर उसका काम करेगा कोटि के रूप में। तो ओवरऑल उस फैमिली का जो कोटि होगा, ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा, जो कहता है कि हाँ ये एक ए ग्रेड का कैटेगरी का फैमिली है, ये बी ग्रेड का है, सी ग्रेड, मतलब एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमीर है, एक जो है कि थोड़ा सा गरीब है, थोड़ा सा उससे कम गरीब है, एक पूरा गरीब है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग कैटेगरी में जो समाज में बांटा गया है, तो वो जाके डिपेंड कर रहा है कि उसके कामकाज करने का तरीका पर, काम करने वाला कितना आदमी है। यदि सभी मिलकर काम करें तो घर का प्रोग्रेस ज़्यादा होता है। हर तरह का काम हो रहा है, खेती भी हो रहा है, दूध का भी बिजनेस हो रहा है, अदर चीज़ का भी, और भी कि चलिए खेती में भी फिर हम सब्जी की खेती कर लेते हैं तो उसका अलग बिजनेस होता है, अलग प्रॉफिट होगा। तो सब, कोई नौकरी पेशा वाला घर में हो तो सब जाकर के जो है कि अलग अलग, यदि एक दुकान भी घर में खोल दिए हैं तो सब आदमी इन्वॉल्व है, तो वैसे कंडीशन में घर का तरक्की में 4 चांद लग जाता है। तो वो सब पर डिपेंड कर रहा है। और जब जाकर के जो है कि हमको 1 ठो 2 ठो यदि काम करने वाला हो, बाकी सब बैठ के खाने वाला हो, तो सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। वो चला जाएगा तो काम उस दिन रुकेगा, उस दिन काम बंद हो जाएगा। जबकि जो नहीं, मतलब घर का काम वैसा करने वाला है, तो वो जाकर के उससे बिना वो काम रुकने वाला नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम पढ़ा सकते हैं, मेरे घर का सभी लोग पढ़ा तो नहीं सकते हैं। तो वैसे कंडीशन, मतलब पढ़ाई का कार्य मेरे ने, आज यदि मेरी तबीयत खराब हो जाती है या हमको कहीं चले जाते हैं, तो पढ़ाई का कार्य क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन जो घर में अदर मेंबर है, वो बीमार भी पड़ जाए, वो रुक भी जाए, माने कहीं भी चला भी जाए गेस्ट में, के रूप गेस्ट के रूप में बन करके, तो वैसे कंडीशन में उसके बिना पढ़ाई रुकने वाला नहीं है।
तो मतलब पढ़ाई का जो कोटि हुआ, जो ऑर्डर हुआ, वो डिपेंड किस पर कर रहा है? सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी प्रकार आप लोग यदि घर में पढ़ने वाले हों, बाकी अदर लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, तो आपके पढ़ाई का कोटि किस पर डिपेंड? आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अदर मेंबर पर नहीं। अदर मेंबर हैं अथवा नहीं, उसे कोई मायने नहीं रखता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी प्रतिक्रिया में भी है कि प्रतिकारक, सभी प्रतिकारक जो है, हो सकता है सभी प्रतिकारक इन्वॉल्व हो के प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता हो। यदि प्रभावित करता है तो सबका मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होगा, जो घात होगा, उसका योग निकालेंगे तो कोटि निकल जाएगा। और जिसका जाकर के जो है कि हम लोग डिपेंड नहीं कर रहा है जिस पर, उसका एक पावर हमको कोई काम का नहीं होगा, उसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा? कोटि जीरो हो जाएगा। सिंपल है, एकदम वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिक्रिया की कोटि को समझ गए। प्रतिक्रिया कोटि कहते किसको है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिक्रिया की कोटि के आधार पर प्रतिक्रिया का टाइप, कितना टाइप का रिएक्शन होता है। तो उसमें हम लोग 4 भाग में बांटेंगे: जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।